ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। पंजाब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। ये आग लगाने वाले कौन हैं? वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाए। हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी। छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर दो, तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। तुमको मालूम ही नहीं। ओवैसी साहब जो है ना, मुझे बहुत पसंद है। पार्लियामेंट में यदि मेरे कुछ बड़े करीबी मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं, तो उसमें ओवैसी भी है और आज से नहीं है। MIM का एक प्रवक्ता है जिसको पूरा देश जानता है। उनका नाम है असीम वकार। उन्होंने ये दावा किया कि हुमायूं कबीर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के कोर टीम के मेंबर हैं। हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। फिर MIM और हुमायूं कबीर के बीच अलायंस हो जाता है, लेकिन हुमायूं कबीर एक कैस्टिंग ऑपरेशन में एक्सपोज हो जाते हैं और MIM को खुद को बचाने के लिए ये अलायंस तोड़ना पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का खेल समझेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा। MIM का ग्राफ 2014 में बीजेपी के देश में आने के बाद बढ़ा। उससे पहले MIM हैदराबाद के एक छोटे से इलाके तक सीमित थी। फिर जैसे जैसे देश के अलग अलग राज्यों में इलेक्शन होना शुरू होता है, एक तरफ बीजेपी अपने हिंदू मुसलमान के एजेंडे को लेकर उतरती है, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की तरफ से इस खालीपन को दूर करने के लिए ओवैसी मुसलमान एजेंडे को लेकर मैदान में उतरने लगते हैं। और अब तक जो मुस्लिम वोट सेकुलर पार्टियों को मिलता था, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा MIM को मिल जाता है। इसमें ज्यादातर वोट उस मुस्लिम युवा का होता है जो बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व के विरोध में ओवैसी को वोट देना पसंद करता है। इससे ओवैसी को कोई बड़ी कामयाबी तो नहीं मिलती, लेकिन सेकुलर पार्टियों को कुछ हद तक नुकसान जरूर पहुंच जाता है, जिसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को होता है। अब मीडिया और बीजेपी का इकोसिस्टम ओवैसी को प्रमोट करने लगता है। धीरे धीरे बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व के विरोध में ये आक्रामक मुस्लिम चेहरा मुस्लिम युवाओं को अट्रैक्ट करने लगता है। कहीं कहीं MIM को इसका फायदा मिलता भी है, लेकिन ओवैसी का आक्रामक मुसलमान चेहरा सामने करके बीजेपी को हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलना आसान हो जाता है। अब दोनों के बीच फॉर्मल या इनफॉर्मल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। पहले बीजेपी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करने का प्रयास करती है, फिर इलेक्शन में दोनों एक दूसरे के पूरक के तौर पर मैदान में उतरते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो सवाल मैं पूछूंगा उसका जवाब आसान नहीं होगा। तो इस बार वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होता है। बीजेपी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स खड़ा करने की कोशिश करती है, सामने से ओवैसी आते हैं, इलेक्शन होता है, MIM को एक सीट भी नहीं मिलती, लेकिन बीजेपी का ग्राफ बढ़ जाता है। इसके बावजूद बीजेपी ममता को हरा नहीं पाती। अब कम्युनल ताकतों को महसूस होता है कि सिर्फ आक्रामक मुसलमान की बात करने वाला नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम दोनों के सेंटीमेंट को भड़काने वाला एक मुस्लिम चेहरा भी चाहिए। इस बार एक बड़ा प्लान तैयार किया जाता है। अब 30 सेकंड की कहानी सुन लीजिए जो आपको आगे कनेक्ट करेगी। तो कहानी ये है कि एक बस्ती में 100 लोग रहते हैं, उसमें 75 लोग एक कम्युनिटी के हैं और 25 लोग दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसी बस्ती के 2 नेता हैं जो चुनाव फाइट करते हैं। एक लोगों से अपने किए काम और अगले काम के वादों पे वोट मांगता है, जबकि दूसरा वो टेक्निक अपनाता है जहां लोग काम के बारे में न पूछे बल्कि लोगों के सेंटीमेंट को भी खुद से जोड़ा जा सके। वह एक प्लान बनाता है जिसमें बस्ती के दोनों कम्युनिटी के लोगों को उनकी आस्था और मान्यताओं के आधार पर एक दूसरे के सामने खड़ा किया जा सके। चूंकि उसका टारगेट बड़ी कम्युनिटी का वोट था, इसलिए वो बड़ी कम्युनिटी के लोगों के कान भरना शुरू कर देता है। हर छोटे से छोटे विवाद को सांप्रदायिकता के नजरिए से पेश करने लगता है। कभी छोटी कम्युनिटी की आस्था को, कभी उसकी मान्यताओं को, कभी उसके खाने को, कभी उसके पहनावे को, तो कभी 2 लोगों के बीच के विवाद को जरिया बनाकर बड़ी कम्युनिटी के अंदर नफरत भरने की कोशिश करने लगता है। समाज के लोग ये बात समझने लगते हैं कि दूसरी कम्युनिटी के लोग बुरे और उन्मादी नहीं, ये हमें एक दूसरे से लड़ाकर हमारे वोट लेना चाहता है। चुनाव होता है और वो कैंडिडेट हार जाता है। चुनाव बाद वो पता करता है उसकी हार क्यों हुई।
ज्यादातर लोगों ने उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया। तो पता चलता है कि उसकी पूरी कोशिशों के बाद भी वह लोगों का भाईचारा पूरी तरह नहीं तोड़ पाया। दोनों कम्युनिटी के ज्यादातर लोग अब भी स्नेह और भाईचारे के साथ रहते हैं। फिर वह एक नया प्लान तैयार करता है कि दूसरी कम्युनिटी से ही एक एजेंट निकाला जाए जो उसके दिए टास्क पूरा करे और उसकी कान भरने वाली बातें सही साबित हो। जो लोग अब तक छोटी कम्युनिटी से घृणा नहीं करते हैं वो घृणा करने लगे। अब छोटी कम्युनिटी से एक एजेंट को निकाला जाता है जो बड़े ऑफर के साथ सिक्योरिटी गारंटी मिलने पर टास्क करने के लिए तैयार हो जाता है। उसको टास्क दिया जाता है देश के सबसे पुराने झगड़े को बस्ती में लाने का, ताकि आसानी से बस्ती के लोगों में फ्रिक्शन पैदा किया जा सके। फिर वह एजेंट अपने टारगेट पे काम करना शुरू करता है और दोनों समुदायों के बीच खाई और गहरी होने लगती है। इस कहानी को ध्यान में रखिए, ये आगे बात समझने में आपकी मदद करेगी। अब लौटते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो 2021 में वैसे कोई एक भी सीट नहीं आती है। बीजेपी का ग्राफ बढ़ता है लेकिन ममता को हरा नहीं पाती। दिन गुजरता रहता है, वेस्ट बंगाल में गाहे बगाहे हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट सामने आता रहता है। ऐसे ही 2026 का इलेक्शन करीब आ जाता है। इसी बीच अचानक एक मुस्लिम नाम हुमायूं कबीर सामने आता है जिसका कहना है कि वह वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएगा। लोग शौक हो जाते हैं कि अचानक बंगाल को बाबरी की जरूरत क्यों पड़ गई। बहरहाल जैसे ही हुमायूं कबीर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है, मीडिया चैनल्स पूरे जोर शोर से प्रचार में लग जाती है। आप देखे होंगे उस वक्त लगभग हर मीडिया चैनल पे एक ही खबर सुर्खियों में थी, वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद। मकसद था मुसलमान को उन्मादी दिखाकर सेकुलर हिंदू वोट को बीजेपी की तरफ शिफ्ट करना। बीजेपी के लोग हुमायूं कबीर के खिलाफ बोलते हुए तो दिखेंगे लेकिन उसके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं होगा। कोई ईडी या सीबीआई उसके सामने नहीं आएगी कि ये पैसा आया कहां से। देश की शांति को भंग करने वाले इस टॉपिक को फिर से जिंदा क्यों कर रहे हो। मोदी चैनल्स के जरिए जो भी नफरत फैलाई जाती है या जो भी प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, उनका इस्तेमाल आपने इलेक्शन में होता जरूर देखा होगा। फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। अब मेरा सवाल मुसलमान से है, आपको वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद की जरूरत क्यों थी? बाबरी मस्जिद जहां की इश्यू है वहीं की इश्यू है। क्या आपने कभी सोचा कि बाबरी को बंगाल क्यों लाया जा रहा है? इसके पीछे की क्या वजह है? अगर कोई मस्जिद ही बनवाना चाहता था तो मुसलमानों के लिए सबसे खूबसूरत नाम होता हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद, हजरत उमर फारूक मस्जिद, हजरत उस्मान गनी मस्जिद, हजरत अली हैदर मस्जिद, माँ आयशा सिद्दीका मस्जिद, माँ खदीजतुल कुबरा मस्जिद। लेकिन इन नामों से दोनों समुदाय के बीच फ्रिक्शन पैदा करने का टारगेट पूरा नहीं होता। जो जाल बिछाया गया, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जज्बात में आकर उसमें फंस गए और टीवी चैनल ऐसे दिखा रहे थे जैसे पूरा मुस्लिम समाज ही इस मुहिम में लगा हुआ है। इतनी आसानी से कैसे आप किसी की साजिश का शिकार बन गए? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। अभी भी टाइम है, इस खेल को समझ जाइए। हमारे बाप दादा ने इस्लामिक राष्ट्र को ठुकरा कर हिंदू समाज के साथ समरसता के साथ रहना चुना। उस विरासत को बचाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। भारत का मुसलमान कभी उन्मादी नहीं हो सकता। उसका कंपैरिजन पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब या किसी दूसरे देश के मुसलमान से नहीं हो सकता। आज भी पूरी दुनिया में भारत के मुसलमान को सहिष्णु और उदार माना जाता है। उसे हिंदी मुसलमान कहकर पुकारा जाता है क्योंकि हमारे बाप दादा ने कट्टरता के खिलाफ समरसता को चुना था। अब मेरा सवाल भारत के हिंदू समाज से है, भारत का मुसलमान कब से उन्मादी हो गया? कोई नेता अपनी राजनीतिक फायदे के लिए आकर आपको बताता है और आप मान जाते हैं? अगर हर क्राइम को हिंदू और मुसलमान ही बनाना है तो कानून और प्रशासन किस दिन के लिए बना है? देश की हर इंसिडेंट को जाति और धर्म से क्यों जोड़ दिया जाता है? कभी सोचा है आपने? आजादी के 79 साल बाद भी ऐसा क्यों है कि चुनाव लोगों के मुद्दों के बजाय जात, धर्म, नफरत, डर और प्रोपेगेंडा पे हो रहे हैं? भारत का मुसलमान वो है जिसे हिंदू मुसलमान में से एक को चुनने का मौका मिला तो भारत के हिंदू को चुना। देश के संविधान, शासन और कानून व्यवस्था पर यकीन रखा। फिर क्यों किसी की गलती को क्राइम के नजरिए से देखने के बजाय जाति और धर्म के नजरिए से प्रचारित किया जाता है? एक रेपिस्ट होता है, एक क्राइम करने वाला क्रिमिनल होता है, वो किसी धर्म या जाति का नहीं होता। क्यों उसे किसी धर्म से जोड़कर आस्था का अपमान किया जाता है?
कभी सोचा है आपने, आज भी देश की जनता अपनी समस्याओं पे वोट क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उसे जात और धर्म के चंगुल में फंसा कर रखा गया है, ताकि हम सब आपस में ही लड़ते रहें, कभी अपने असली मुद्दों को उनके सामने न उठाएं। अब मेरा सवाल देश की सेकुलर पार्टियों से है, कब तक देश की जनता जात, धर्म, नफरत और झूठ के प्रोपेगेंडा में फंसी रहेगी? कब तक लोगों के मुद्दों के बजाय बनावटी झगड़ों पे इलेक्शन लड़ा जाएगा? खासकर देश का अल्पसंख्यक मुसलमान कब तक किसी पार्टी या संगठन से डर कर आपको वोट करता रहेगा? ऐसा क्यों है कि आजादी के 79 साल बाद भी वह अपने मुद्दों को आपके सामने नहीं रख पाता? हर बार डरा कर ही उसका वोट क्यों चाहिए आपको? वो दिन कब आएगा जब भारत का मुसलमान अपने मुद्दों पे वोट डालेगा? या फिर वो दिन आप लाना ही नहीं चाहते, जब मुसलमान अपने वोट के बदले आपसे काम मांगे? आजादी के बाद ज्यादातर वक्त भारत की जनता ने देश की गद्दी पर सेकुलर पार्टियों को बैठाया, लेकिन आपने ऐसी नीति नहीं बनाई जिससे उन्माद और नफरत को जड़ से खत्म कर लोगों के मुद्दों पर चुनाव हो। इसकी दो वजह हो सकती है, या तो आप ऐसा कर पाने में असक्षम हैं या करना ही नहीं चाहते। आज जिन भी लोगों को नफरत के चंगुल में फंसा लिया गया है, हमें उन्हें वहां से बाहर निकालना है, न कि उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना है। जीत हमेशा नीति की होती है, ताकत की नहीं। अगर जीत ताकत की होती तो घोड़ा इंसान पर चढ़ता, न कि इंसान घोड़े पर। नफरत चाहे जितनी भी मजबूत हो जाए, घृणा और क्रोध की लाइफ बहुत छोटी होती है। प्रेम, भाईचारा और न्याय की हल्की सी आंधी उसे मिटा देती है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आप इन झूठ, क्रोध, घृणा और हिंसा की राजनीति को हरा नहीं पाते? कहीं आपकी कथनी और करनी में अंतर तो नहीं? आप बात तो सेकुलरिज्म, इक्वलिटी और भाईचारा की करते हैं, लेकिन नफरत की इन नीतियों को बचा कर रखना भी चाहते हैं, ताकि इलेक्शन में लोगों की मजबूरी का फायदा आपको मिले। कब तक लोगों को मजबूर करके उनका वोट लेते रहेंगे? आप लोगों की मजबूरी बनने के बजाय उनकी पसंद क्यों नहीं बनना चाहते? अगर ऐसे ही लोगों की मजबूरी बनते रहे तो वो दिन भी आएगा जब कोई पार्टी आएगी जो लोगों की मजबूरी नहीं, पसंद बन जाएगी। अब मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ, MIM, बीजेपी या हुमायूं कबीर देश की भाईचारा और एकता अखंडता के लिए खतरा है। हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने वाले ये लोग उस दीमक के तरह हैं जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। जैसे ओवैसी मुसलमानों को हिंदू से डराकर वोट लेना चाहते हैं, वैसे ही बीजेपी के लोग भी हिंदू को मुसलमान से डराकर वोट लेते हैं। मुसलमान जो सिर्फ 15% है, उससे उस हिंदू समाज को डराया जाता है जिसकी आबादी 80% है। प्रधानमंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, एक कश्मीर को छोड़कर देश के लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हिंदू, 90% से ज्यादा IAS, IPS हिंदू। उस हिंदू समाज को भी मुसलमान से डराकर उसका वोट ले लिया जाता है। इनका कारोबार डर और नफरत से चलता है। अगर ये लोग भारत माँ के दो बेटे हिंदू और मुसलमान को न लड़ाएं तो इनका कारोबार ठप हो जाएगा। लोग इनसे अपने मुद्दों की बात करेंगे, काम पूछेंगे जो इनके लिए मुश्किल खड़ी करेगा। इसलिए ये लोग आसान रास्ता खोजते हैं। देश के दो समुदाय के बीच फ्रिक्शन पैदा करो और अपनी राजनीतिक रोटी सेको। इलेक्शन करीब है, कम्युनल ताकतें और उनके एजेंट्स मैदान में हैं। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा कर एक हिंदू के वोट पर नजर गड़ाया हुआ है तो दूसरा मुसलमान के वोट पर। सेकुलर पार्टियां लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं देश के हिंदू और मुसलमान समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इनके बहकावे में आकर आपस में मत लड़िए, एक साथ रहिए। इनके जाल में न फंसकर अपने मुद्दों पर इलेक्शन कराइए। देश आगे बढ़ेगा तो हर भारतीय की जिंदगी आसान होगी, देश पर परेशानी आएगी तो हर भारतीय की जिंदगी मुश्किल होगी। फैसला आपको करना है कि आप देश के हर इलेक्शन को रोजगार, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर लाना चाहते हैं या इनके जाल में फंसकर हिंदू मुसलमान बनकर आपस में लड़ना चाहते हैं। ये फैसला आपके ऊपर है। ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर भेजिए जो हिंदू मुसलमान के इस जाल में फंस चुके हैं। और अब जाने से पहले एक सवाल का जवाब देते जाइए, आपको क्या लगता है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली ये ताकतें अंदर से मिली हुई हैं या इनको लड़ता देख हम सब खुद इनके जाल में फंस जा रहे हैं?